आप और मैं हूं आपके साथ शिवम चतुर्वेदी। यूपी लाइव में आज बात करेंगे सीएम योगी के बिहार दौरे की, जिसमें उन्होंने एक के बाद एक रैलियां की। इसके बाद साथ ही होगी सरयू को साफ करने की लेकर के। इसके साथ ही जानेंगे बरेली जिले में पर्यटन और मनोरंजन के क्षेत्र में कौन से कदम उठाए गए हैं। जानेंगे प्रदेश की सारी बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले शुरुआत होगी सीएम योगी के बिहार दौरे से। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बिहार चुनाव के पहले चरण के मतदान के बीच एनडीए के प्रचार को धार दी। कोइरिया, पिपरा, बेतिया और बाघा में आयोजित जनसभाओं में हजारों की भीड़ जुटी। योगी ने विपक्ष पर तीखे प्रहार करते हुए जंगल राज को याद दिलाया और कहा कि यूपी में माफिया पस्त हैं, युवा मस्त हैं। बिहार में भी माफियाओं की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। पहले चरण का मतदान हो चुका है, दूसरे चरण की सरगर्मी जारी है। देखिए सीएम योगी की इन रैलियों की पूरी रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिहार के परिहार विधानसभा क्षेत्र में एनडीए उम्मीदवारों के समर्थन में एक जोरदार जनसभा को संबोधित किया। ये बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के मतदान के बीच एनडीए के प्रचार अभियान का हिस्सा था। जनसभा कोइरिया, पिपरा में आयोजित हुई, जहां बड़ी संख्या में लोग जुटे। योगी ने विपक्ष पर तीखे प्रहार के लिए सरकार की ताकत पर जोर दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जंगल राज में बिहार की जनता परेशान थी। आज यूपी में माफिया पस्त है, युवा मस्त है। बिहार में भी माफियाओं की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। एनडीए सरकार आते ही माफियाओं की हालत पतली होगी। इस परिहार विधानसभा क्षेत्र और सुरसंड विधानसभा क्षेत्र की जनता जनार्दन से अपील करने के लिए यहां पर विशेष रूप से आया हूं। बहनों और भाइयों, बिहार जिसका अपना गौरवशाली इतिहास है, कहते हैं परिहार, इसका इतिहास ही है भगवान श्री राम के अनुज वीरवर लक्ष्मण के वंशजों के द्वारा जिस क्षेत्र को संरक्षित किया गया था, वही क्षेत्र आज परिहार के रूप में बिहार के गौरव को बढ़ाने का काम कर रहा है। माता सीता जो साक्षात जगत जननी मां भगवती के रूप में, साक्षात लक्ष्मी के अवतार के रूप में इस धरा पर प्रकट हुई थी, इस धरा को कौन ऐसा भारतीय होगा जो नमन न करता हो। और ये मेरा सौभाग्य है, बिहार की इस गौरवशाली परंपरा के प्रति नमन करने का अवसर मुझे आज प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, यहां के लोग भारी संख्या में गोरखपुर बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाने के लिए आते हैं। गोरखपुर के साथ तो यहां के लोगों का संपर्क और संवाद बहुत नजदीक का है। मैं अक्सर देखता हूं कि लोगों को कोई परेशानी नहीं होती, और यहां के लोगों का तो पूरा बाजार ही गोरखपुर का है। आप याद करिए, हजारों वर्षों की एक विरासत भगवान राम और मां जानकी के रूप में हम सबके बीच में मौजूद है। परिहार के बाद सीएम योगी बेतिया विधानसभा क्षेत्र में आयोजित जनसभा में पहुंचे। जनसभा में हजारों की संख्या में लोग जुटे। योगी ने विपक्ष पर कड़ा प्रहार करते हुए एनडीए की विकास और सुरक्षा नीतियों पर जोर दिया। इस दौरान अपने संबोधन में सीएम योगी ने कहा कि एनडीए के नेतृत्व में बिहार फिर से ज्ञान की भूमि बनेगा। युवाओं को रोजगार, महिलाओं को सम्मान और गरीबों को आवास मिले। राम मंदिर का निर्माण पूरा हो चुका, अब बिहार का विकास हो। इस दौरान सीएम योगी ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि महागठबंधन के लोग राम के भक्तों पर गोलियां चलवाते थे। कांग्रेस राम को मानती ही नहीं, ये बिहार को लूटने आए हैं, लेकिन एनडीए पांडवों की तरह इन्हें हराएगा। कार्य करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। मोदी जी ने 11 वर्ष में भारत को बदल करके रख दिया। आज करिए भारत, जो भारत एक पिछड़ा देश था, उस भारत को दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में मोदी जी ने स्थापित कर दिया है।
इस साल के अंत में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। और यही नहीं, मोदी जी ने और एनडीए की सरकार ने आज बिहार के अंदर, बहनों और भाइयों, आज यहां पे एनआईटी है, आईएम है, एम्स हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेज हैं, मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल्स के निर्माण भी युद्ध स्तर पर बिहार के अंदर बने हैं। ये लगातार इस श्रृंखला नए और समृद्ध बिहार को मजबूत बिहार के रूप में स्थापित करने के सामने एनडीए सरकार के द्वारा बिहार के अंदर किया गया कार्य है। आप सोचो, मोदी जी ने 11 वर्ष में 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ, 50 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर, 46 करोड़ लोगों के बैंक अकाउंट, और यही नहीं, 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बनाए गए हैं, 10 करोड़ गरीबों को फ्री में रसोई गैस के कनेक्शन बांटे गए हैं। आप मुझे बताओ, एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में विकास हो रहा है, गरीबों का कल्याण हो रहा है, और याद करिए, मोदी जी फ्री राशन दे रहे हैं, और आरजेडी के समय राशन तो नहीं मिलता था, बल्कि पशुओं का चारा भी ये डकार जाते थे। इसके बाद सीएम योगी ने बगहा विधानसभा क्षेत्र में आयोजित जनसभा में शिरकत की, जहां पर उन्होंने विकास कार्यों की बात कही और एनडीए के नेतृत्व में इसी तरह विकास होने का दावा किया, जिसमें उन्होंने पानी और बिजली की घर घर पहुंच को बताया। बहरहाल बिहार में पहले चरण का मतदान हो चुका है और दूसरे चरण के लिए चल रहे इस प्रचार के बाद 14 नवंबर को साफ हो पाएगा कि सत्ता के इस संग्राम में किसकी मेहनत रंग लाई। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। वहीं बिहार रवाना होने से पहले गुरुवार सुबह सवेरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काशी दौरे पर पहुंचे और सबसे पहले काशी के कोतवाल कहे जाने वाले श्री काल भैरव मंदिर में हाजिरी लगाई। धार्मिक दर्शन के बाद सीएम योगी ने विकास के मैदान में कदम बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित 2 दिवसीय वाराणसी दौरे से पहले उन्होंने मडुआडीह यानी बनारस रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। गुरुवार की सुबह सवेरे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काशी दौरे पर रहे। यहां पर सबसे पहले उन्होंने काशी के कोतवाल कहे जाने वाले श्री काल भैरव के दर्शन किए। उन्होंने मंदिर में पूजन कर भक्तों के कल्याण की कामना की। इस दौरान यहां पर सीएम योगी का मंदिर के पुजारी और भक्तों ने हर हर महादेव के जयकारों से स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने काशी विश्वनाथ धाम पहुंचकर षोडशोपचार पूजा अर्चना की। ये उनकी बतौर मुख्यमंत्री पद पर अब तक की 150 से ज्यादा यात्राओं में से एक है, जो उनकी भगवान विश्वनाथ के प्रति गहरी आस्था को दर्शाती है। काशी विश्वनाथ मंदिर में शीश नवाने और श्री काल भैरव के दर्शन करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में प्रस्तावित प्रधानमंत्री कार्यक्रम से पहले मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। दरअसल वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिवसीय दौरा प्रस्तावित है, जिसकी तैयारियों के तहत मंडुआडीह यानी बनारस रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। ये निरीक्षण सुबह के समय हुआ, जिसमें उन्होंने स्टेशन की व्यवस्थाओं, सुरक्षा और सुविधाओं का जायजा लिया। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 नवंबर को 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी आएंगे। वो अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी से 3 वंदे भारत ट्रेनों की सौगात देंगे।
बरिका गेस्ट हाउस में रात्रि विश्राम के बाद 8 नवंबर की सुबह वो दरभंगा में चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए रवाना होंगे। वहीं फिरोजपुर से दिल्ली और लखनऊ से सहारनपुर के बीच चलने वाली 2 अन्य ट्रेनों का भी वर्चुअल शुभारंभ करेंगे। इस मौके पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सतीश कुमार के भी शामिल होने की संभावना है। डीएम सत्येंद्र कुमार ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रस्तावित 2 दिवसीय दौरे में वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। गुरुवार को सीएम योगी का ये दौरा वाराणसी के धार्मिक महत्व को रेखांकित करता है, जहां काल भैरव को शहर के रक्षक के रूप में पूजा जाता है। योगी आदित्यनाथ की ये यात्रा राज्य सरकार की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक प्रतिबद्धता को मजबूत करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। वहीं आजम खान के बेटे अब्दुल्ला को नहीं मिली राहत। फर्जी कागजात के जरिए पासपोर्ट हासिल करने का केस, वहीं केस रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी याचिका। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने से किया इनकार। वहीं केस रद्द करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। तो अहम खबर आपसे साझा कर रहे हैं, जहां पर फर्जी पासपोर्ट कागजात के जरिए पासपोर्ट हासिल करने का केस था और आजम खान के बेटे अब्दुल्ला को इसमें राहत नहीं मिली है। फर्जी याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने से किया इनकार। वहीं केस रद्द करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने सपा नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने फर्जी पासपोर्ट हासिल करने के लिए दस्तावेजों की जालसाजी से जुड़े 2 मामलों में अपने खिलाफ चल रही आपराधिक कार्रवाइयों को चुनौती दी थी। दरअसल संक्षिप्त दलीलें सुनने के बाद न्यायमूर्ति MM सुंदरेश और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। तो अहम खबर आपसे साझा कर रहे हैं, जहां पर आजम खान के बेटे अब्दुल्ला को राहत नहीं मिली है और फर्जी कागजात के जरिए पासपोर्ट हासिल करने का केस था। वहीं केस रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अब्दुल्ला ने याचिका भी लगाई थी, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार किया है। वहीं केस रद्द करने से सुप्रीम कोर्ट ने भी इनकार किया। अब खबर प्रदेश के पर्यटन के विकास को लेकर। बरेली जिले में पर्यटन और मनोरंजन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। बुधवार को कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने लिलौर झील परिसर में फैमिली ट्रेन और ट्रैक परियोजना का विधिवत शुभारंभ किया। इसके साथ ही फैमिली गेस्ट हाउस और कैफेटेरिया का भी उद्घाटन हुआ। यह ऐतिहासिक लिलौर झील, जिसे यक्ष सरोवर के नाम से भी जाना जाता है, अब पर्यटन का नया हब बनने जा रही है। क्या कुछ होगा यहाँ पर खास, देखिए इस रिपोर्ट में। बरेली जिले में पर्यटन और मनोरंजन के क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। बुधवार को कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने लिलौर झील परिसर में फैमिली ट्रेन और ट्रैक परियोजना का विधिवत शुभारंभ किया। इस परियोजना में फैमिली गेस्ट हाउस और कैफेटेरिया का उद्घाटन भी शामिल है, जिसका उद्देश्य इस ऐतिहासिक को पर्यटन के लिए विकसित करना है। इस अवसर पर पर्यटकों की संख्या बढ़ाने के लिए नौका विहार जैसी सुविधाएं भी पहले से ही मौजूद है। कार्यक्रम के दौरान मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि यह परियोजना बरेली जिले के सौंदर्यीकरण और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने बताया कि लिलौर झील परिसर को जिले का प्रमुख पर्यटन स्थल बनाने के लिए सरकार निरंतर कार्य कर रही है। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हो जाने के बाद अधिकांश पर्यटन स्थल उत्तराखंड में चले गए, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में भी पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। रामायण पर्वत और महाभारत पर्वत, ये जो लीलौर झील है, ये महाभारत काल से जुड़े हैं। महाभारत काल में महाभारत के 2 खंड थे, एक उत्तरी पांचाल, एक दक्षिणी पांचाल।
दक्षिण पांचाल की राजधानी हस्तिनापुर थी और उत्तरी पांचाल की राजधानी क्षेत्र रामनगर जो ये स्थान है वहां थी। यहाँ अज्ञातवास के समय पांडवों ने यहाँ परवी ली और परवी लेने के समय, परवी यहाँ गांव की भाषा में प्यास को कहते हैं। उस समय तो जब पानी पीने गए तो यक्ष ने प्रश्न किए, ये वही स्थल है और ये जगह यहाँ से शुरू होकर जगन्नाथपुर और ये जो हमारी एक पीलिया नदी है वो भी इसी का पार्ट है। पीलिया नदी का इतिहास है, राजा पांडु को जब पीलिया रोग हो गया था तो राजा ने उसमें स्नान किया तो पीलिया रोग समाप्त हो गया। ये एक सरोवर का ही उसमें जल था, तो ये प्रभाव है। तो आज इस महाभारत कालीन परिपथ में और इस भूखंड में जो लीलोर झील है ये यक्ष सरोवर है, यक्ष प्रश्न हुए हैं यहाँ। तो आज एक नया परिपथ इसमें जुड़ा है। यहाँ अभी ये लीलोर झील इसका और विस्तारीकरण भी हो रहा है और इसका सुंदरीकरण भी हो रहा है। यहाँ पर टॉय ट्रेन और नौकायन ये सब व्यवस्थाएं की जाएंगी। कार्यक्रम के दौरान डीएम अविनाश सिंह और भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इस दौरान बरेली के जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने कहा कि इस प्रोजेक्ट ले लिलौर झील को नैनीताल झील की तरह पहचान मिलेगी और इस जगह का महत्व भी बढ़ेगा। जिला प्रशासन का, पर्यटन विभाग का, विकास विभाग का, हम लोग की एक सोच है कि हम इसी लिलौर झील की वजह से हमारा जो बरेली जनपद है पूरे प्रदेश में और पूरे देश में जाना जाए। इसी को लेकर हम लोग पिछले कुछ माह से लगातार एक्सरसाइज कर रहे हैं। शुरू में हम लोगों ने यहाँ पर पूरे झील की एक सामूहिकता के साथ इसकी सफाई वगैरह कराने के बाद जो हम लोगों ने इसमें बाहर से, चंडीगढ़ से और पुणे से यहाँ पर 20 सीटर्स जो स्टीमर मंगाए हैं जो कि मशीन से चलते हैं, बैटरी उसके साथ इंजन से चलते हैं। इसके साथ हम लोगों ने कुछ पैडल वाले बोट भी लाकर यहाँ पर मंगवा के रखे हुए हैं। इसके साथ चूंकि यहाँ पे लोग आ रहे हैं बड़ी संख्या में तो उनके ठहरने के लिए आज यहाँ पर एक शुभारंभ हुआ है जो गेस्ट हाउस के निर्माण का, एक वहाँ पर बैठने के लोगों के लिए जगह का, और इसके साथ जो छोटे बच्चे होते हैं, जो फैमिली वाले लोग यहाँ पर आते हैं उनके लिए यहाँ पे एक फैमिली ट्रेन, टॉय ट्रेन का शुभारंभ किया गया है जो पूरे झील की तरफ चारों तरफ जो है जो उसमें ट्रैक बना हुआ है उस पर चलकर इन लोगों को यहाँ पर इस झील का जो सुरम्य दृश्य है उसके दर्शन कराएगी। इसके तहत एक आकर्षक ट्रेन ट्रैक तैयार किया गया है जो झील के चारों ओर घूमता है, जिससे पर्यटक पूरे क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले सकेंगे। अगस्त से यहाँ नौका विहार शुरू होने के बाद ये पर्यटकों की संख्या में वृद्धि देखी जा रही है। यह प्राचीन झील रामनगर ब्लॉक के लीलौर सहसा गांव में स्थित है और इसे यक्ष सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। यह महाभारत कालीन पांडव और यक्ष संवाद की साक्षी मानी जाती है। झील क्षेत्र में सौंदर्यीकरण के साथ साथ हरित क्षेत्र के विकास और ऊर्जा से चलने वाले लाइट सिस्टम, बच्चों के खेलने के लिए पार्क और परिवारों के बैठने के लिए आधुनिक बेंच जैसी सुविधाएं भी जोड़ी जा रही है। ये पूरा प्रोजेक्ट ग्रीन एंड क्लीन सिटी मिशन के तहत तैयार किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। तो वहीं अब रुख करते हैं रामनगरी अयोध्या का। अयोध्या में गंगा उत्सव का भव्य समापन। कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर सरयू तट पर आस्था और पर्यावरण संरक्षण का अनूठा संगम। इस मौके पर नमामि गंगे कार्यक्रम के सचिव VL कांता राव अयोध्या पहुंचे, जो भारत सरकार के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के सचिव भी हैं। उन्होंने माझा जमथरा में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण किया, जहां वाटर ट्रीटमेंट और प्रदूषण नियंत्रण की प्रक्रिया का भी जायजा लिया। श्रद्धालुओं ने प्लास्टिक मुक्त घाट और प्रशासन की तैयारियों की सराहना की। इस दौरान उन्होंने नमामि गंगे और सरयू सफाई को लेकर क्या कुछ कहा, इस रिपोर्ट में देखिए। नवंबर 2025 को अयोध्या में गंगा उत्सव का समापन हुआ। नमामि गंगे कार्यक्रम के सचिव VL कांता राव अयोध्या पहुंचे। वे भारत सरकार के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के सचिव भी हैं। ये दौरा गंगा उत्सव के समापन पर केंद्रित था, जिसमें सरयू नदी के संरक्षण पर फोकस रहा। कांता राव का यह दौरा नदी सफाई, पुनर्जीवन और संरक्षण कार्यों की समीक्षा के लिए था। दरअसल कार्तिक पूर्णिमा के दिन सरयू आरती का विशेष महत्व है।
जो आस्था और पर्यावरण संरक्षण को जोड़ता है। दौरे पर आए सचिव कांता राव ने अयोध्या के माझा जमथरा क्षेत्र में स्थित एसटीपी का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने प्लांट की कार्यप्रणाली, वाटर ट्रीटमेंट और प्रदूषण नियंत्रण की प्रक्रिया का जायजा लिया। नमामि गंगे के तहत ऐसे प्लांट गंगा बेसिन में प्रदूषण कम करने के लिए लगाए गए हैं। इसके साथ ही सचिव कांता राव ने सरयू तट पर गुप्तार घाट पहुंचकर हजारों मछलियों को नदी में छोड़ा। यह पर्यावरण संरक्षण का प्रतीकात्मक कार्य था, जो जलीय जीवन को बढ़ावा देने के लिए किया गया। यह नमामि गंगे की अर्थ गंगा पहल से जुड़ा है, जो बायोडायवर्सिटी को मजबूत करता है। इस दौरान कांता राव ने कहा कि गंगा नदी और उनकी सभी सहायक नदियों की सफाई, पुनर्जीवन और संरक्षण का काम हम करते हैं। आरती तो आस्था से जुड़ी हुई है। आरती के साथ साथ जो लोग इस नदी और इस मंदिर से जो अपनी आस्था रखते हैं और जो पूजा करते हैं, उसके साथ साथ हमें नदी का संरक्षण भी करना है। हमें ये देखना है कि जो भी हम यहाँ कर रहे हैं उससे नदी में क्या चीज़ जा रहा है। जो बायोडिग्रेडेबल चीज़ जा रहा है तो फिर भी ठीक है, लेकिन जो प्लास्टिक की चीज़ है, एक चीज़ अच्छा है कि यहाँ मुझे कोई प्लास्टिक देखने को नहीं मिला है और यहाँ पर व्यवस्था ऐसी है कि जो भी चीज़ छोड़ेंगे वो एक हद तक नदी तक जाते हैं और उसके बाद उसको क्लीन किया जाता है। तो हमें इस धार्मिक काम के साथ साथ नदी का सफाई और नदी का संरक्षण का काम भी हमें करना है, जो मुझे यहाँ देखने को मिला है। अयोध्या के लिए क्या प्लान है? देखिए, आज सुबह एक जो मीटिंग था जिसमें मंडल आयुक्त और डीएम साहब और सभी लोग उपस्थित थे। फिलहाल यूपी लाइव में इतना ही। आप बने रहिए सूर्य समाचार के साथ। नमस्कार।